दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप रीड करके अपना आंसर सोचो। चलो देखते हैं, इतना ही दिखाऊंगी और मैं आपके साथ ना डिस्कस करूंगी कि क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, फिर आप ही लिख के मुझे भेजोगे फॉर चेकिंग। मैं पूरा पूरा आपके साथ बैठ के नहीं लिखने वाली। अभी आप बड़े हो गए हो, अभी आपको ये इंडिपेंडेंटली करना है। आई विल ओनली गाइड यू कि क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। चलो रीड करो इसे। बताओ क्या लिखना चाहिए हमें इसमें। चैट बॉक्स में लिखो। अगर आपका चैट बॉक्स नहीं चल रहा है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो क्या लिखा है यहाँ पर? A group of four independent investors, Suresh, Tina, Uma, and Vineet, each holding 13% of the equity shares in Zenith. No single investor holds a majority. Yes, आ गया, एक आंसर आया है। यस, सिंगल कंट्रोल नहीं है, कलेक्टिव है। यस, हमने पढ़ा था ना, कंट्रोल की डेफिनेशन में पढ़ा था ये। यस, आइदर इंडिविजुअली और इन कॉन्सर्ट हमने पढ़ा था। ये कॉन्सर्ट है, इंडिविजुअली ओन नहीं करते, मिला के दे ओन मोर देन 50%। तो ये कंट्रोल की जो डेफिनेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सुरेश, टीना, उमा एंड विनीत each hold 13% of the equity shares in Zenith Aerospace Private Limited. तो 13 13 ऐसे मिलाकर, ठीक है। While no single investor owns a majority, they have entered into a written agreement, written voting agreement। ये हमारा कीवर्ड है क्योंकि ये उस डेफिनेशन में था। वोटिंग एग्रीमेंट की है। मैम ये कीवर्ड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आई विल टेल यू। टू एक्ट टूगेदर, उनके एग्रीमेंट में लिखा था कि हम साथ में मिलके एक्शन लेंगे। टू एक्ट टूगेदर ऑन ऑल मैटर्स presented to the board. It specifically grants this group collective power to appoint 4 out of the 6 directors. अगर 6 डायरेक्टर्स हैं तो इसमें से मेजॉरिटी मतलब हाफ, दैट इज 3 डायरेक्टर्स। ये लोग तो 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी से ज्यादा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड? आई कैन आइदर अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी मतलब 3 से ज्यादा इन दिस केस। यहां पर तो इनके पास 4 को अपॉइंट करने की, चेंज करने की अथॉरिटी है। The group argues that they do not control the company because the definition requires a single person to hold majority rights. And none of them individually holds more than 13%. They claim that this agreement is a private matter.
इट डज नॉट ग्रांट मैनेजमेंट राइट्स टू एनी वन इंडिविजुअल, ऐसा लिखते हैं. एनालाइज इफ दिस ग्रुप एक्सरसाइजेस कंट्रोल अंडर द कंपनीज एक्ट. तो आपको कंट्रोल की डेफिनेशन पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. कंट्रोल की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आएगी? सेक्शन 2 क्लॉज 27. तो क्योंकि ये डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है, वो कंपल्सरी है. सो वी विल स्टार्ट इन द प्रोविजंस. अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि आपका आंसर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा: प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. प्रोविजंस में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले, क्योंकि डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन आएगी यहां पर. यस. सो कंट्रोल मीन्स इट इज द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स. मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ. यहां पर 6 डायरेक्टर्स हैं, हाफ इज 3 डायरेक्टर्स, और इनके पास 4 की अपॉइंटमेंट, मतलब मोर देन हाफ की तो पावर है. राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स और to control the management or policy decisions. Rights can be exercised either by a person acting individually or in concert, directly or indirectly, either through shareholding or management rights or shareholders agreement or voting agreements. मैम ये तो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही है ना कंट्रोल की. यस, ये एग्जैक्ट तो उन्होंने नहीं लिखा है. तो आप यहां पर सेक्शन 27 जो डेफिनेशन लिखी है ना, वो लिख सकते हो. लेट मी जस्ट फाइंड इट फॉर यू. कंट्रोल shall include right to appoint majority directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person either acting individually, concert, directly or indirectly by virtue of. उन्होंने लिखा है, थोड़े वर्ड खा गए हैं. और by virtue of shareholding और management rights, shareholders agreement या फिर voting rights या in any other manner. मैंने आपको हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल दिया था. हमने, आपको याद है, ये वाला चार्ट लिखा था, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो मैंने मैनेजमेंट डिसीजन, ऑपरेशंस, ये सब एग्जाम्पल दिए थे आपको. तो व्हाट यू विल राइट, यू विल फर्स्ट राइट द डेफिनेशन. ठीक है, आपको डेफिनेशन लिखनी है. एग्जैक्ट अगर याद नहीं रहती तो ऐसे लिखोगी तो भी चलेगा. अब यहां पर क्या है कि उनके पास मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की राइट है. ओके, टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन होती है कि मैम एनालिसिस को फ्रेम कैसे करें. तो एक सिंपल ट्रिक बताती हूं आपको. प्रोविजंस में जो जो पॉइंट कवर्ड है ना, उन सब का आंसर आपको एनालिसिस में लिखना है. मतलब उसी तरीके से. देखो, मैं आपको बताती हूं. देखो, सबसे पहले उन्होंने मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के बारे में बात की है, तो एनालिसिस में उस पर कॉमेंट करो, उसको इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो. So the group has the power to appoint majority directors. So they meet the primary threshold of control. तो इस चीज को उन्होंने आंसर किया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड आइदर इंडिविजुअली और इन कॉन्सर्ट. आपने ये प्रोविजंस में लिखा है ना, अब इसी पे कमेंट करो इन दी एनालिसिस. कैसे? The investor's argument that control must be exercised by a single person is incorrect because the definition recognizes control can be exercised by persons acting in concert. Concert matlab together. So the method of exercising this control also covers ये एक इन्होंने यहां पे लिख के छोड़ दिया है कि इंडिविजुअली या कॉन्सर्ट दोनों चलेगा. अच्छा, अब थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो कंट्रोल है
ये आपको वोटिंग एग्रीमेंट से आ सकता है या फिर मैनेजमेंट राइट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट. दिस मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल includes control arising from voting agreement. आपने नोटिस किया 3 पॉइंट्स प्रोविजन में थे, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3. उसी का आंसर उन्होंने एनालिसिस में दिया, थोड़ा एक्सप्लेन किया, एनालिसिस बन गया. हमेशा ऐसे ही करना है आपको, प्रोविजंस में जो लिखा है उसी को एनालिसिस में यूज करो, उसको थोड़ा इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो. कैसे एक्सप्लेन करो कि ये प्रोविजंस, सॉरी, एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करो कि ये प्रोविजंस फैक्ट्स में कैसे अप्लाई हो रहे हैं. देखो उन्होंने सेम टू सेम एकदम आप कोरिलेट कर सकते हो. अब लास्ट में क्या पूछा है, एनालाइज if this group exercises control under the Companies Act. ठीक है, it exercises control, उसका आंसर दिया है, it collectively exercises control over the company. Their arrangement falls within the definition of section 2 clause 27. They are acting in concert via voting agreement to appoint majority of the directors. तीनों पॉइंट्स यहां पे भी कवर किए हैं. They are acting in concert via a voting agreement to appoint majority of the directors of the board. वही किया है ना, majority directors acting in concert via voting agreement. अब देखो हर आंसर में आप ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाओगे. देखो तो आपको सिर्फ प्रोविजंस जो है ना वो अच्छे से करके जाने, वो मेरे टेक्स्ट बुक में से ही करना है, मेरे कॉन्सेप्ट बुक में से करना है. फिर जो एनालिसिस है वो इसी में से बन जाएगा, जो कंक्लूजन है वो भी इसी में से बन जाएगी. ठीक है, आप ये ट्राई करो. ओके, आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्राई करो. ओके, चलो एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, फिर एक सरप्राइज होगा आपके लिए, आपको खुद से करना है. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन भी रीड करते हैं. टेक योर टाइम एंड रीड दिस. मुझे अब आपका आंसर सेक्शन नंबर के साथ चाहिए. हाँ, सेक्शन नंबर के साथ.
बोलो। यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। सो वी हैड डिस्कस्ड कि वैसे तो कंपनी के बुक्स क्लोज होते हैं ऑन 31 मार्च, लेकिन अगर कंपनी 1 जैन या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस साल के 31 मार्च पे क्लोज ना करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो क्लोज कर सकते हो ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर फॉलोइंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। दैट इज बिकॉज यार अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 3 महीने में क्या फाइनेंशियल्स बनाएगी ना, तो अगले साल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी सब्सिडियरी हो या होल्डिंग हो या एसोसिएट हो जिसको एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसके साथ कंसोलिडेशन करना है, यस, यू वांट कि कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हमारा और वो जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है हमारा फाइनेंशियल ईयर सेम हो जाए ताकि हम कंसोलिडेशन करें, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो और फिर वो अलाउ करेगी फॉर यू टू हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फिर आप अपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसके साथ अपना फाइनेंशियल ईयर मैच कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, दिस इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 41। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है, चलो उस डेफिनेशन पे भी चलते हैं, उस डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर मैंने जो आपको नोट लिखवाया वो भी देख लेते हैं। ये देखो, तो फाइनेंशियल ईयर इज वन विच एंड्स ऑन 31 मार्च, बट if you are incorporated on or after 1st of January, then your financial year may, ये सिर्फ फर्स्ट के लिए या सब्सिक्वेंट के लिए नहीं, it may end on 31 March of the following year, but अगर आप एक company incorporated in India हो which is a subsidiary or a holding of a company incorporated outside India, आपको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए आप चाहते हो कि आपका फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी से मैच हो जाए, तो ठीक है, आप एप्लीकेशन करो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो एप्लीकेशन करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलाउ अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अलाउ कर देंगे। आपको ये सब लिखना है, सो यू विल हैव टू राइट द डेफिनेशन। बेटर होगा अगर आप ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखो, थोड़ा बहुत 19-20 इज ओके, एकदम वर्ड टू वर्ड सही नहीं आएगा, इट्स ओके। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे हमारे आंसर में, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वैसे तो 31 मार्च को एंड होता है एवरी ईयर, बट फॉर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, financial year can end on 31st March of the following year. However, a company that is holding subsidiary or associated of a company incorporated outside India, so we may be allowed to follow a different financial year for consolidation. Company must make an application to the central government in the prescribed form and manner. तो बेसिकली उन्होंने यहां पर डेफिनेशन को ही कवर किया है along with proviso.
ठीक है, फैक्ट्स तो फॉर्मेलिटी है, देखो 2 लाइन में कंप्लीट, 2 सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया। बिकॉज स्टर्लिंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1st of January, ये देखो ना यहां पर 15th जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 15th जनवरी 2024, तो आपकी मर्जी है 31 मार्च 2025 को क्लोज करना है तो कर सकते हो, लेकिन लॉ बोलता है, सॉरी 31 मार्च 2024 को क्लोज कर सकते हो, बट 3 महीने में क्या बुक्स क्लोज करोगे, तो हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 2025 में 31 मार्च 2025 में आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज कर सकते हो 31 मार्च 2025। तो वैसे तो द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वुड नेचुरली एंड ऑन 31 मार्च 2025। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 14 months एंड फ्यू डेज। मैक्सिमम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 15 months का हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, बट इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट। Since Sterling is a subsidiary of a company incorporated outside India, it qualifies for exception. The company can apply to the central government to be allowed to follow a different period as its financial year. तो आप अलाउ कर सकते, वी विल अलाउ। अभी एंड में क्या पूछा है उन्होंने, द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द डिफॉल्ट रूल and whether there is any legal recourse to satisfy the parent company's requirement, मतलब क्या कुछ solution है इनके पास, ये आंसर करना है आपको। So Sterling, your first financial year ends on 31st March 2025. However, you can seek the approval from the central government and you can follow a Jan to December financial year to facilitate consolidation with your UK parent company. तो ये आप कर सकते हो, हमने उनको अलाउ किया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, इतना कर ही रहे हैं तो 2-5 मिनट और सही। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको दूंगी जो आप खुद कर लो, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, मुझे लगता है कि नहीं आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। हाँ, यहाँ पर ना आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट द नेटवर्थ एंड टेल मी, ये नेटवर्थ का क्वेश्चन है, आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है। चलो बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, चलो।
वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, करेक्ट, करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट है। चलो, अब ये एक सिंपल नेटवर्थ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द नेटवर्थ। तो हमारे बुक में नेटवर्थ की डेफिनेशन देखो, क्लॉज 57 में नेटवर्थ क्या है? It is nothing but the aggregate value of the paid up share capital plus reserves, securities premium, add or less P&L account, less accumulated loss। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिखवाया है, बस आपको ये अप्लाई करना है। सबसे पहले यू विल राइट द डेफिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? The company is preparing the financial statements and it needs to calculate net worth। तो पेड अप शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है 50 करोड़, रिजर्व की इंफॉर्मेशन दी है 10 करोड़, रीवैल्यूएशन रिजर्व तो हम लेंगे ही नहीं। द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ 5 करोड़, डेफर्ड एक्सपेंडिचर 2 करोड़। तो 50 करोड़ प्लस 10 करोड़ माइनस 5 करोड़ माइनस 2 करोड़, so this comes to 53 crores। yes, आपको इस पे भी कमेंट करना है। द CFO argues that the revaluation reserve should be included in the net worth because it represents real current value। आप बोलोगे no, it does not, ठीक है। so you need to comment on this, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ, इस चीज को प्रॉपरली लिखना कि रीवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज यू हैव टू कमेंट ऑन दैट। तो प्रोविजंस में वो लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको तो जरूर 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 लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब फैक्ट्स यहां पर इन्होंने नहीं लिखे हैं। मेरे हिसाब से भी आपको फैक्ट्स नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि नंबर्स शुड नेवर बी रिटन इन द फैक्ट्स, वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। फैक्ट्स ओमिट कर दोगे एक हाथ क्वेश्चन में तो कुछ नहीं होगा। एनालिसिस में यू हैव टू शो प्रॉपर कैलकुलेशन, जैसे आपने अभी करके दिया 50 प्लस 10 माइनस, एक एक चीज लिखनी है आपको। वी स्टार्ट विद द पेड अप कैपिटल, एड रिजर्व्स, we do not include revaluation, subtract accumulated losses deferred। फिर ये दिखाना है आपको, you have to show each and every step। this you can also write as a note, या आप नोट नीचे भी लिख सकते हो after this, ठीक है। so the net worth is 53 crores। CFO's suggestion is incorrect। revaluation reserve is specifically prohibited by the definition provided under section 2 clause 57। प्रोहिबिट किया हुआ है। अच्छा, तो अब उन्होंने दो चीजें पूछी थी हमें। सबसे पहली चीज पूछी थी कि आप नेटवर्थ कैलकुलेट करो, ये हमने कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये CFO का जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो दो चीजें पूछी हैं, एक तो नेटवर्थ और ये दोनों का कमेंट आपको करना है। तो आपने एनालिसिस में नेटवर्थ का कैलकुलेशन दिखा दिया और आपने ये भी कमेंट कर दिया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो एनालिसिस में भी लिखा, लेकिन CEO वाली जो बात थी ना, वो आप यहां पर लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो सबसे पहले नेटवर्थ एंड देन CFO, ठीक है। तो CFO ही था ना, हाँ। तो आपने देखा कि डेफिनेशन तो पूरी लिखी, कैलकुलेशन दिखाई, कमेंट भी किया और कंक्लूजन में लास्ट में लिखा कि ये नेटवर्थ है, क्योंकि वो पूछा था क्वेश्चन में, एंड CFO के ऊपर कमेंट किया, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए थे, और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट में। ओके, तो ये तो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे ऑन प्रिलिमिनरी चैप्टर, क्योंकि MCQ भी आते हैं ना आपके एग्जाम में, 30 मार्क्स के MCQ है। हम MCQ डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आप ये चैप्टर प्लीज रीड करके रखना, क्योंकि MCQ सॉल्व करने हैं आपको। ये आपका होमवर्क है कि आप ये 3 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन का PDF डाल दूंगी, मैंने एक फोल्डर ही क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं सारे PDFs डालने वाली हूँ। तो जो भी मेरे सेक्शन नंबर के लिस्ट है, उसका स्टोरी है, ये क्वेश्चन, MCQ के क्वेश्चन का PDF, तो वो फोल्डर में मैं लाइन से प्रॉपरली उसको नंबर करके डालूंगी। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट PDF। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हमने। अगले सेशन में MCQ भी डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी चैप्टर से रिलेटेड, एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज गेट इन टच विद मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।